Good morning students. Today we are going to discuss about colligative property. Colligative property क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हमको आज बात करना है। और colligative property में किसी एक प्रॉपर्टी को आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखना है व्हाट इज़ colligative property। colligative property का मतलब होता है सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर या नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करे, वो डिपेंड करे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। जैसे कहने का मतलब है कि हम जानते हैं कि जब भी किसी सॉल्यूशन में है ना, जब भी कोई सॉल्यूशन लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये वाटर है, इसका वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सी एट 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सी। लेकिन जब इसमें कोई आप नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह प्लस माइनस में नहीं टूटे, वैसे चीज़ को जब आप मिलाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यूरिया को मिला दिया आपने। यूरिया नॉन वोलेटाइल भी है और वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता है, तो जब आप इसको मिलाइएगा तो एक सॉल्यूशन बनेगा। अब इस सॉल्यूशन का ये जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बना, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मतलब इसमें यूरिया घुला हुआ है, इसमें आपने पानी में यूरिया को मिला दिया तो यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब इस पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, अब ये 100 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन को जब आप मिलाते हैं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। इनको लेटर ऑन देखेंगे हम। सिर्फ अभी हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते किसको हैं। तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया वाटर का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है, उसमें नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दिया, जैसे कि यूरिया, जैसे कि शुगर, जैसे कि ग्लूकोज, कुछ भी ले सकते थे। तो मिलाने के बाद अब जो सॉल्यूशन बनेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होके हो सकता है 100.52 डिग्री हो जाए या 101 डिग्री सी हो जाए। तो ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। कितना ग्राम मान लीजिए यूरिया मिलाया आपने? मान लीजिए 10 ग्राम यूरिया मिलाया, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया? मान लीजिए 101 डिग्री हो गया। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ भाई? 1 डिग्री सी। 1 डिग्री सी हुआ ना चेंज। 100 पर पहले बॉयल कर रहा था, अब कितना पर बॉयल करेगा? 101 पर बॉयल करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना से बढ़ गया? 1 डिग्री सी से बढ़ गया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है कि अगर आपने 10 ग्राम यूरिया मिलाया है तो 10 ग्राम में मोल कितना हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो मोल होगा ना भाई, है ना। मान लीजिए आपने 10 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा? मोल्स हो जाएगा आपको 10/60। 10/60 मतलब कितना हो जाएगा? 1/6। इसको काटेंगे तो 0.1 के करीब आएगा, और भी आगे आएगा। पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, 6 × 6 4, 6 6 36, 0.16 के आसपास आएगा मोल। तो आपने देखा कि इतना मोल यूरिया का मिलाया गया, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना से बढ़ गया? 1 डिग्री सी से बढ़ गया। अगर इतना ही मोल शुगर का मिलाया आपने रहता, अगर शुगर को आपने मिलाया होता यहाँ पर 0.16 मोल ही, तो भी देखते आप कि बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री से ही चेंज करता। अगर आप 0.16 मोल शुगर का नहीं हो के मान लीजिए ग्लूकोज होता, कुछ भी आप मिलाते सेम मोल में, तो ऐसे परिस्थिति में जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता वो किस पर? सेम अमाउंट में बढ़ता, 1 डिग्री से ही बढ़ता। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को तो बोलेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है ये नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मोल पर। अगर आप इतना मोल यूरिया का डालिए, चाहे शुगर का डालिए, चाहे ग्लूकोज का डालिए, इतना मोल डाल रहे हैं मतलब मॉलिक्यूल की संख्या सेम है, मॉलिक्यूल सेम है, तो सेम है तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा? सेम ही होगा। मतलब हमारे कहने का ये है कि नेचर पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड नहीं किया। जैसे कि शुगर का अलग नेचर है, यूरिया का अलग नेचर है, ग्लूकोज का अलग नेचर है, ये तीनों अलग अलग कंपाउंड है, फिर भी इनका इक्वल मोल्स आपने लिया सॉल्यूशन में,
तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ वो इक्वल हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम बोलेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। 0.16 मोल रखा आपने तीनों का तो इक्वल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया, हालांकि सबका नेचर अलग अलग है। तो नेचर पर डिपेंड नहीं किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड किया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बेसिकली मतलब हुआ बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, इसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम बोलते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करना। तो उसमें एक एग्जाम्पल हमने लिया कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सी है, लेकिन जब इसमें आपने 10 ग्राम यूरिया मिलाया, 10 ग्राम यूरिया का मतलब हुआ 0.16 मोल यूरिया का मिलाया, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? अब 101 डिग्री सी हो गया। कितना हो गया? 101 डिग्री सी हो गया। जब 101 डिग्री सी हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट कितना नोटिस हुआ? पहले प्योर जो वाटर है 100 डिग्री पर बॉईल कर रहा था, अब 101 पर कर रहा था, 1 डिग्री का हुआ। अगर इतना ही मोल सुक्रोज का होता या इतना ही मोल ग्लूकोज का या किसी और कंपाउंड का होता तो भी आप देखते कि ये जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है ये 1 ही डिग्री सी होता। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बदलना नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए बोलेंगे डेल्टा टीबी, जिसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, इट इज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इज दैट क्लियर? तो अब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends upon number of particles of solute only and is independent of nature of particles of solute is called colligative property, is called colligative property। मतलब ऐसे सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा हो, सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड कर रहा हो। इक्वल मोल ले रहे हैं आप तो इक्वल नंबर होगा, तो जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी सेम ही रहेगा। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलेंगे हम? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब एक एग्जांपल आपने देखा कि डेल्टा टीवी, जिसको हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे थे, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं? है, बिकॉज ये नेचर पर डिपेंड नहीं किया, ये डिपेंड किया नंबर ऑफ मोल्स पर या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। इसलिए एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के? एक एग्जाम्पल तो ये हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम बोलेंगे कि एग्जाम्पल्स क्या हो गया? एग्जाम्पल्स क्या हो गया भाई? डेफिनेशन तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो गया उसको ज़रा देखना है अब, ठीक है? तो व्हाट आर एग्जाम्पल्स? व्हाट आर एग्जाम्पल्स? तो सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ में आया, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ओनली एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड या आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा इसके? सबसे पहला तो आपने देखा, एग्जाम्पल में क्या देखा आपने? एग्जाम्पल में देखा एक कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी से इसको बताते हैं। वैसा ही एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। है ना? और एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है भाई? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको डेल्टा
TF से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद चौथा होता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉरी, ऑस्मोसिस क्यों लिख रहा हूँ मैं, मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशन का। मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी नंबर ऑफ पार्टिकल पर ही डिपेंड करेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगी। ये सारी चीज़ें डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगे, इसलिए ये चारों क्या हैं, हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी में से बारी बारी से हमको पढ़ना है। पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना है, फिर उसी तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है। तो इसी को बोलते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो सॉल्यूशन में उपलब्ध सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के संख्या पर डिपेंड करे, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करे। इसी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। पहला मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहला क्या है भाई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव, पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, RLVP। इतना बड़ा बार बार नहीं लिखेंगे हम। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या होता है? देखिए, जब भी कोई सॉल्यूशन लेते हैं, ऐसे मान लो ये प्योर सॉल्वेंट है। क्या है ये? प्योर सॉल्वेंट। ये बेल जार है ना। ये क्या बना रहे हैं हम भाई? हम ये बना रहे हैं कि मान लीजिए ये प्योर सॉल्वेंट है, कोई भी वाटर चाहे अल्कोहल चाहे कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, मतलब इसमें सॉल्यूट नहीं घुला हुआ है। और प्योर सॉल्वेंट किस तरह का है? वोलेटाइल नेचर का है। तो जाहिर सी बात है इसके वेपर्स बनेंगे यहाँ पर, तो वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी होगा। इसके वेपर प्रेशर को मान लेते हैं PA0। ये है वेपर प्रेशर ऑफ A, जो क्या है यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट है इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट। अब क्या होता है कि जब आप इसमें वेपर्स भी है, एकदम बहुत संख्या में वेपर्स हैं, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है और वोलेटाइल नेचर का है, तो वेपर्स तो होगा ही। वेपर्स होगा तो वेपर प्रेशर भी होगा। तो वेपर प्रेशर इसका मान लीजिए PA0 है। क्या है? PA0, जिसको हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इसमें जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो, है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B मिला दिया आपने, मान लीजिए, जो किस तरह का है? नॉन वोलेटाइल, मतलब जो वेपराइज नहीं हो सकता है, ये सॉल्यूट है। जब ये मिल गया तो अब
यहाँ पर सॉल्यूशन बना, क्या बना भाई, यहाँ पर सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन जिसमें ए भी है और बी भी है। ए क्या है, सॉल्वेंट, और बी क्या है, सॉल्यूट। एक ए है जो वोलेटाइल नेचर का है और बी क्या है, सॉल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल नेचर का है। अच्छा ये बता दो, अब जब बी जो नॉन वोलेटाइल नेचर का है वो इसमें आएगा तो क्या करेगा, बी तो अपने उड़ नहीं सकता है, वेपोराइज हो नहीं सकता है, तो वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पर आकर जमा हो जाएगा। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पर जब आकर जमा हो जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो जो वेपोराइज करने की टेंडेंसी थी सॉल्वेंट का वो तो कम हो गया, तो अब तो यहाँ लेस वेपर्स मिलेगा। अब तो क्योंकि यहाँ पर यहाँ के केस में सीधे ए था, अकेले ए था, और अकेले ए का मतलब है कि यहाँ पर ये वोलेटाइल नेचर का था तो खूब वेपोराइज हो रहा था, खूब वेपर बन रहा था। लेकिन जब अब बी आ गया तो बी के मॉलिक्यूल्स ए के मॉलिक्यूल्स के ऊपर अपने आप को एडजस्ट करेंगे, जिसकी वजह से ए का वेपोराइजेशन का जो रेट है वो घट जाएगा। तो अब कहा जाए यहाँ पर कि इसमें लेस वेपर्स है कि ज़्यादा वेपर्स है, लेस वेपर्स है भाई, लेस वेपर्स। और जब लेस वेपर प्रेशर है तो वेपर प्रेशर जब लेस है तो जाहिर सी बात है वेपर्स जब लेस है तो वेपर प्रेशर भी लेस होगा। तो पीए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ऑलरेडी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी घुला हुआ है। बी दैट कैन बी एनीथिंग विच इज़ नॉन वोलेटाइल, लाइक यूरिया, लाइक शुगर, लाइक सुक्रोज, एनीथिंग। तो अब इसमें लेस वेपर्स मिलेंगे, तो पीए जो होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये पीए का वैल्यू इस पीए नॉट से कम होगा कि ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब पीए लेस देन पीए नॉट। इतना बात तो समझ में आ गया भाई। क्यों, क्योंकि जब आपने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मिलाया तो नॉन वोलेटाइल का मॉलिक्यूल्स जो है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स, ये वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के ऊपर अपने आप को एडजस्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो ए था उसका वेपोराइजेशन का रेट कम हो गया। तो यहाँ लेस वेपर्स मिलेगा, और यहाँ अगर बात करें तो मोर वेपर्स मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर, मोर वेपर्स मिलेगा, यहाँ लेस वेपर्स मिलेगा। ये बात तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब यहाँ सवाल उठता है कि कितना कमी आया वेपर प्रेशर में। तो पहले पीए नॉट था और बाद में आ गया क्या, पीए। बाद में कितना हो गया, पीए, कम हो गया। तो चेंज इन वेपर प्रेशर कितना हुआ, ध्यान दीजिएगा, चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर। चेंज इन वेपर प्रेशर को डेल्टा पी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये कितना हुआ भाई, तो पहले पीए नॉट था और बाद में पीए हो गया, तो पीए नॉट का वैल्यू ज़्यादा था, उसमें से कम वाले वैल्यू को घटा दो, यही ना हुआ चेंज इन वेपर प्रेशर। और इस चेंज को अगर आप डिवाइड करते हो ओरिजिनल वैल्यू से, ओरिजिनल वैल्यू वेपर प्रेशर का पहले क्या था, पीए नॉट, किसी भी चेंज में उसके ओरिजिनल वैल्यू से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है रिलेटिव चेंज। जैसे चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, रिलेटिव लेंथ, रिलेटिव चेंज इन लेंथ हो गया। उसी तरह से अगर आप इस चेंज इन प्रेशर को ओरिजिनल प्रेशर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज हमेशा ओरिजिनल चीज़ से डिवाइड करके ही निकलता है। तो याद रखिएगा, डेल्टा पी बटा पी नॉट जो है ये किसके बराबर है, चेंज इन प्रेशर और ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ प्रेशर। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ प्रेशर। अच्छा ये बताइए आप, ये किसके बराबर है, डेल्टा पी, डेल्टा पी बराबर है पी ए नॉट माइनस पी ए के, और डिवाइड कर देना है पी ए नॉट से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इन प्रेशर। अच्छा चेंज इन प्रेशर घटा है कि बढ़ा है, पहले प्रेशर था पी ए नॉट और बाद का प्रेशर है पी ए, और बाद का प्रेशर पहले वाले प्रेशर पी ए नॉट से कम है, तो प्रेशर तो लोअर हुआ है। मतलब ये जो चेंज इन प्रेशर हम लिख रहे हैं इसी को आप लिख सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कम हो जाना वेपर प्रेशर का।
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस चेंज इन प्रेशर की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अब बटा ओरिजिनल वैल्यू ऑफ और ये जो टर्म है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ये वाला वैल्यू, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कहा जाए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट करेंगे हम पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी ए नॉट के। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बात समझ में आ गया? फिर से समझ लीजिए एक बार। सॉल्यूट था, सॉल्वेंट था प्योर यहाँ पर, तो इसका वेपर प्रेशर पी ए नॉट था। जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है तो अब इसका वेपर्स कम हो गया तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया। सो पी ए जो वेपर प्रेशर इसका है वो पहले वाले वेपर प्रेशर पी ए नॉट से कम है, मतलब वेपर प्रेशर लोअर हुआ है, लोअर डाउन हुआ है। कितना से लोअर डाउन हुआ, तो पी ए नॉट माइनस पी ए कर देंगे तो पता चल जाएगा इतना से लोअर हुआ, तो इसको बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड इसी को चेंज इन वेपर प्रेशर भी बोलेंगे। और इसी को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दीजिएगा तो जो टर्म आएगा टोटल टर्म, ये वाला या ये वाला कह दीजिए, इसी को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, इसी की बात करनी है हमको आज के क्लास में। बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है ये तो समझ में आ गया। अब ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है इसको हमको आज के क्लास में क्लियर करना है। इसको मिटा दूं मैं? ठीक है। अब आप ऐसा समझो अब आप ऐसा समझो, इसको मिटा दूं मैं? अब आप ऐसा समझो कि हमारे पास ये है प्योर सॉल्वेंट, मान लीजिए क्या है ये, प्योर सॉल्वेंट ए, ये है प्योर सॉल्वेंट। तो वेपर्स भी बहुत अच्छा होगा इसका, तो वेपर प्रेशर भी बहुत अच्छा होगा। वेपर प्रेशर हर डायरेक्शन में होगा, मोर वेपर्स, मोर वेपर्स। और पी ए नॉट क्या है इसका, वेपर प्रेशर ऑफ ए जो सॉल्वेंट है इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट। अब इसमें किसको मिला दिया हमने, बी को। ये बी है क्या हमारे लिए, सॉल्यूट है। किस तरह का, नॉन वोलेटाइल नेचर का। अच्छा, इसमें जब आपने इसको मिला दिया बी को तो सॉल्यूशन बना। अच्छा, ये सॉल्यूशन जो बना इसमें ए भी है और बी भी है, ये सॉल्यूशन बना। अब कहा जाए इस सॉल्यूशन में जो वेपर्स होंगे नो डाउट कम हो जाएंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिलाने से, लेकिन ये वेपर्स होंगे किसकी वजह से, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट ही ना होगा। मतलब ये जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आपको मिल रहा है पी ए, माने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर ये बात भी क्लियर है, अभी अभी देखा हमने कि पी ए का वैल्यू कम होगा पी ए नॉट से,
कितना कम हो जाएगा? तो पी ए नॉट माइनस पी ए, इसको क्या कहा जाएगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसी को डिवाइड कर दिया जाए अगर पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी नॉट, तो ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सारी बातें हमने कर ली। अभी हमको क्या करना है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं इसमें वेपर्स किसके होंगे? ए भी है इसके अंदर और बी भी है, जिसमें ए वोलेटाइल है, बी नॉन वोलेटाइल है। तो जाहिर सी बात है ए ही में का ना मॉलिक्यूल सब वेपोराइज कर करके गया होगा, तो इसमें वेपर्स किसके मिलेंगे? सिर्फ वेपर्स ऑफ ए ओनली, वेपर्स ऑफ ए ओनली, वेपर्स ऑफ ए ओनली। ए के ही वेपर्स होंगे सिर्फ, और ए के जब वेपर्स होंगे तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर भी किसकी वजह से होगा? सिर्फ ए की वजह से। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ये बात समझ रहे हैं ना आप? या हम ऐसा लिख दें कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, लिख सकते हैं ना। इसमें तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है, और किसकी वजह से वेपर प्रेशर है? सॉल्वेंट की वजह से ही है ये सॉल्यूशन। लेकिन इस सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर आप देख रहे हैं वो किसकी वजह से है? सॉल्वेंट की वजह से, बिकॉज सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वही वेपर प्रेशर होगा जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर है। बड़ा सिंपल सा बात है भाई। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या माना है आपने? पी ए माना है। क्या माना है? पी ए, या मान लीजिए इसको पी एस मान लीजिए। पी एस का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये बराबर क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है? तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पर मान लीजिए पी ए है। पी ए है वेपर प्रेशर ऑफ पी ए है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो इसको किसके बराबर मान लिया जाए? पी ए के बराबर, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वही होगा जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो ये लिख दिया हमने। अब रॉल्स लॉ से पी ए बराबर किसके होता है बाबू? पी ए नॉट इंटू एक्स ए होता है कि नहीं? दिस इज फ्रॉम रॉल्स लॉ। फ्रॉम रॉल्स लॉ ये जानते हैं हम लोग कि पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए, वही लिख दिया यहाँ पर। ये बात तो हम पहले भी बताए हुए हैं रॉल्स लॉ में। अब ये इसी पी ए की जगह पर पी ए नॉट इंटू एक्स ए लिख दिया हमने। अब इसको आगे हम ले जाते हैं। आगे अगर ले जाते हैं हम तो पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। अच्छा एक बात बताइए आप, अगर आप इसको लिख दे पी एस बटा पी ए नॉट तो ये क्या हो जाएगा? एक्स ए। दोनों तरफ में से एक घटा दीजिए। हाँ, मतलब कि एक में से इसको भी घटा दीजिए, 1 माइनस पी एस बटा पी ए नॉट, और एक में से इसको भी घटा दीजिए, है ना? तो क्या हो जाएगा? आगे बढ़कर अगर देखेंगे हम तो पता चलेगा कि ये हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, एंड पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए क्या होगा? एक्स बी के बराबर हो जाएगा भाई, बिकॉज मोल फ्रैक्शन का जो कंपोनेंट्स हैं उसका सम हमेशा किसके बराबर होता है? उसका सम हमेशा 1 के बराबर होता है।
तो ये जो आप देख रहे हैं PA0 माइनस PS बटा PA, ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और XB क्या है यहाँ पर? ध्यान देना है अच्छे से एकदम। XA क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, आप वहीं देख लो ना, A और B क्या है? A है प्योर सॉल्वेंट और B है सॉल्यूट। तो XA क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और XB क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बड़ा सिंपल है। तो XB हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किस तरह का सॉल्यूट भाई? नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। यहाँ से एक रूल निकल गया। रूल क्या निकल गया? कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कब रिलेटिव लोअरिंग होगा या कब लोअरिंग होगा? तो जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप मिला रहे हो किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन बनेगा इसका वेपर प्रेशर जो होना चाहिए उसे कम हो जाएगा। मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था और जब सॉल्यूट मिला दिया इसमें नॉन वोलेटाइल, तो अब वेपोराइजेशन के रेट को कम कर दिया, तो अब जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। इसी को बोलेंगे हम कि वेपर प्रेशर लोअर हो गया। और जब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल लिए तो रिलेटिव लोअरिंग भी निकाल सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके। तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिलाओगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग होगा, उतना कम होगा, उतना कम होगा। ये बात समझ में आया? अगर 4 मोल फ्रैक्शन, अगर मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कुछ होगा। उसी तरह से अगर 0.6 कर दिए मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का तो और ज़्यादा हो जाएगा, मतलब और कम हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर घटता जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का आप बढ़ा रहे हैं, तब बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर घटता जाएगा, घटता जाएगा। जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा रिलेटिव चेंज इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको नज़र आएगा। ये बात समझ में आया? अब इसी बात को स्टेटमेंट में लिखना है हमको, ठीक है? स्टेटमेंट में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं भाई? तो स्टेटमेंट में ये लिख सकते हैं हम कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, क्या लिख सकते हैं भाई? तो लिख सकते हैं व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is added to a solution, added to a solvent, then relative lowering in vapor pressure of solution is equal to what? Mole fraction of non-volatile solute. Mole fraction of non-volatile solute. इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो होगा वो बराबर हो जाएगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के। तो बड़ा कॉमन सा बात है भाई, बहुत नॉर्मल सा बात है, इसको आप समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है? अब क्या बात है, तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको करनी है। आई होप इतना बात समझ में आ रहा होगा। अब इसको मिटाया जाए तो याद रखना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जहाँ रिलेटिव लोअरिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए तो रिलेटिव चेंज निकल जाएगा प्रेशर के चेंज का। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग,
चलिए अब बात की जाए इम्पोर्टेंट पॉइंट की। इम्पोर्टेंट पॉइंट की पहला बात तो ये है कि जो एक्सप्रेशन है हमारा पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी ए नॉट बाई पी ए नॉट, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये मतलब है। अब इसमें ध्यान देना है, पी ए नॉट माइनस पी ए को हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन प्रेशर, या इसी को क्या बोले हैं हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, रिलेटिव लोअरिंग और लोअरिंग में अंतर ही नहीं समझ में आता है उनको। लोअरिंग का मतलब है सिर्फ चेंज, कितना से चेंज किया। पहले शुरू में जब ए अकेला था तो उसका वेपर प्रेशर पी ए नॉट था, और जब सॉल्यूट को मिला दिया गया तब वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी ए हो गया। मतलब ये जो क्वांटिटी है डेल्टा पी के बराबर है, और इसको क्या कहेंगे हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसी को जब डिवाइड कर दिया जाए पी ए नॉट से तो उसको कहा जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दोनों में अंतर है, देयर इज डिफरेंस। तो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी ए नॉट, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख सकते हैं, एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, लिख सकते हैं ना भाई। अच्छा, सॉल्यूशन अगर बहुत डाइल्यूट हुआ तो ऐसे परिस्थिति में मोल ऑफ सॉल्यूट को इसमें नज़रअंदाज किया जा सकता है, कंसीडर नहीं करेंगे हम। एन ए प्लस एन बी को सीधे एन ए लिख देंगे। माने इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, मतलब कि इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट के मोल के तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे परिस्थिति में Na प्लस एन बी को भी नियरली इक्वल टू Na ही लिखा जा सकता है, लिख देंगे। तो वैसे फॉर्मूला में इसको चेंज करिए, इसको तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट, दिस इज इक्वल टू एक्स बी, दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ से, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी की जगह पर एन ए लिख देंगे। तो अब इसकी जगह पर हम आगे बढ़ सकते हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए बटा पी ए नॉट, तो ये हो जाएगा एन बी माने मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मोल ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह पर वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सारी चीज़ों को हम लिख सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान देना है आप लोगों को, ये जो एक्सप्रेशन में हम लिख रहे हैं पी ए नॉट माइनस पी ए, इसमें ये पी ए नॉट क्या है, सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, और पी ए जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर है तब का वेपर प्रेशर, मतलब मूल रूप से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मतलब दिस पी ए इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की वजह से, मतलब ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही है। इसी को थोड़ी देर पहले हमने माना था पीएस, जिसको लिखा नहीं है, पीए के टर्म में ही लिखना शुरू कर दिया है हमने। ये बात याद रहेगा। अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, कई बार चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि डाइल्यूट नहीं है। पहला केस था ये,
ये फर्स्ट केस था कि सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट हो तो क्या करेंगे, तो ऐसे कर देंगे। लेकिन कई बार सवाल में आपको पता नहीं चलेगा कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि नहीं, तो एक ऐसा फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं जिससे पता चल जाए कि जिसको हम दोनों जगह अप्लाई कर सकें, चाहे वो डाइल्यूट कंडीशन हो या कोई कंडीशन हो, तो एवरीवेयर जिसको हम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए कर रहे हैं ये हम कि PA0 माइनस PA0 दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये XB के बराबर है। शुरू में तो यही बताए हैं। अच्छा, इस XB को क्या लिख सकते हैं हम, इस XB को लिख सकते हैं NB बटा NA प्लस NB, लिख सकते हैं ना। अब ऐसा करते हैं, इसको उलट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, PA0 बाई PA0 माइनस PA दिस इज इक्वल टू NA प्लस NB बटा NB। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं भाई, ऐसा कर सकते हैं। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PA0 माइनस PA एंड दिस गिव्स NA प्लस NB बाई NB, मतलब NA बाई NB प्लस NB बाई NB। तो फिर इसको क्या करें हम, इसको ये करते हैं हम कि PA0 बाई PA0 माइनस PA दिस इज इक्वल टू NA बाई NB एंड प्लस 1, इस प्लस 1 को इधर ले जाओ तो हो जाएगा -1, मतलब PA0 बाई PA0 माइनस PA -1 बराबर NA प्लस NA बाई NB। तो ये हो जाएगा PA0 माइनस PA0 है ना, एंड प्लस PA बटा PA0 माइनस PA दिस इज इक्वल टू NA बाई NB। अब ये कट गया तो बच गया PA बटा PA0 माइनस PA दिस इज इक्वल टू NA बाई NB। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं PA0 माइनस PA, उल्टा कर देना है इसको, PA0 माइनस PA बाई PA दिस इज इक्वल टू NB बाई NA, NB बाई NA उल्टा कर दिया हमने। तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें नीचे क्या आ रहा था, PA0 माने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और यहाँ क्या आ रहा है, PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर वाला तो ठीक ही है, PA0 माइनस PA, PA0 माइनस PA, लेकिन नीचे वाला जो है ये क्या आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। रिमेंबर इस एक्सप्रेशन में ये जो भी एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं इसमें PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनसाइड सॉल्यूशन, या ये कह लीजिए कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंटे की वजह से तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो ये हो जाएगा NB बाई NA। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर सॉल्यूशन को बहुत डाइल्यूट माने हैं तो PA0 माइनस PA बाई PA0 बराबर NB बाई NA आया है, और यहाँ क्या है, किसी भी कंडीशन में PA0 माइनस PA बटा PA दिस इज इक्वल टू NB बटा NA, ऐसा रखना है। याद रहेगा ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है। सो PA0 माइनस PA बाई PA दिस इज इक्वल टू NB बाई NA वेदर द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, दोनों जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम प्रॉब्लम सॉल्व करना बताते हैं आपको, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। याद रहेगा, इसको मिटाऊं मैं, चलिए। तो दो फॉर्मूला हो गया, एक तो जनरली PA0 माइनस PA बाई PA0 इज इक्वल टू XB, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला भी हो सकता है NB बाई NA। अब सवाल को सीधे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को बनाया कैसे जाए, क्वेश्चंस को बनाया कैसे जाए। तो इसको अब
मिटाया जाए। अब प्रॉब्लम किया जाए ज़रा इस पर। प्रॉब्लम में पहला प्रॉब्लम है, बेसिकली आईटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एट रूम टेम्परेचर at room temperature a dilute solution of urea in 360 gram of water urea is prepared by के बाद यहाँ कुछ अलग होगा। is prepared by dissolving 0.60 gram of urea in 360 gram of water. If the vapor pressure of pure water at this temperature, मतलब दे दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर ये दिया हुआ है 35 mmHg किसी टेम्परेचर पर, देन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर lowering of vapor pressure will be option A का जो ऑप्शन है वो है 0.027, बी का ऑप्शन है 0.031 mmHg, 0.031 mmHg एंड तीसरा 0.017 mmHg, 0.028 mmHg। ऐसा कुछ दिया हुआ है, आपको बताना है क्वेश्चन का जवाब। इसको बताना है। सबसे पहले जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिज़ोल्व कराया गया, वो कौन सा फॉर्मूला है? PA0 माइनस PA बाई PA0 दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पर PA0 प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है और PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। याद रखना है PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसी फॉर्मूला का हम यूज़ कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रूम टेम्परेचर पर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतना ग्राम ऑफ यूरिया, मतलब वाटर है कितना ग्राम, 360 ग्राम ऑफ वाटर, 360 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, 360 ग्राम ऑफ वाटर है। अब इसमें यूरिया कितना डिसॉल्व कराया गया है, तो यूरिया डिसॉल्व कराया गया है 0.60 ग्राम यूरिया। यूरिया किस तरह का सॉल्यूट है भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये बात स्पष्ट हो रहा होगा। सो यूरिया इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कराया जाएगा तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा कम हो जाएगा प्योर स्टेट की तुलना में। प्योर स्टेट का कितना है 35 mmHg। तो हो जो नया वाला सॉल्यूशन आएगा, मतलब यूरिया को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, ये इस सॉल्यूशन का अगर हम बात करें कि इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा निश्चित रूप से 35 mmHg से कम होगा, 35 mmHg से कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर घट गया ना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो 35 अगर प्योर वाटर का दिया है तो उससे तो कम ही होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है 32 हो, 33 हो, वट एवर, लेस देन 35 mmHg ये होना चाहिए। तो इसको सॉल्व किया जाए बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला भाई, PA0 कितना है 35 माइनस PA माने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 35, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है भाई, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल मोल, और ये किसके बराबर है, मोल ऑफ सॉल्यूट 0.60 ग्राम है डिवाइडेड बाय 60 बाई टोटल मोल 0.60 60 एन प्लस 360 वाटर है तो उसका मोल हो जाएगा 360 बटा 18। ये बात समझ, टोटल मोल समझ में आया ना, मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर। वाटर कितना है 360 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 18 उसे डिवाइड कर दिए। 35 माइनस PA बाई 35 ये बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया 0.01 एंड ये 0.01 एंड प्लस 20, कितना हो गया भाई 20। अच्छा, इसको नियरली इक्वल टू आप क्या ले सकते हो 0.01 बाई 20.01, इसको नियरली इक्वल टू वही ले लो 0.01 बटा 20, तो कितना हो जाएगा भाई 35 माइनस PA बटा 35, दिस इज इक्वल टू 0.01 बटा 20। अब इसको काटो, 0.01 को काटो, जीरो पॉइंट 0.01 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसका मतलब हुआ 0.0005। अब ये बता दो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 35 माइनस PA बाई 35, दिस इज इक्वल टू 0.0005। तो 35 माइनस PA बराबर क्या हो जाएगा 35 इंटू 0.0005, इसमें 35 से मल्टीप्लाई करो तो 0.017, कितना हो जाएगा 0.017। तो उस तरह से PA पूछा जाए तो क्या आ गया 35 माइनस 0.017, 35 माइनस तो ये हो जाएगा 34.98। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया। PA क्या आया है भाई, PA क्या आया है भाई, ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू आया है PA ये आया है 34.98, जो क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। PA को क्या माना था हमने, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है भाई।
अब आप ये बता दो हमको कि ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो आया क्या वो 35 से कम है? बिल्कुल 35 से कम आना चाहिए था, 34.98 है, एकदम कम है, सही बात है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर पूछता तो जवाब हो जाता 34.98। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं भाई? हम ऊपर वाले टर्म को, ऊपर वाले टर्म को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर उस हिसाब से यहां पर सोचा जाए, अगर उस हिसाब से हम सोचेंगे, ध्यान देना बच्चों, अगर उस हिसाब से सोचा जाए तो ये वाला जो टर्म है, ध्यान देना बच्चों, ये वाला टर्म ये किसके बराबर है? 35 माइनस PA बटा 35, दिस इज इक्वल टू 0.0005। तो ये जो टर्म है ऊपर वाला, यही ना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है हमारा, यही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो सीधे ऐसा कर देते हैं, डेल्टा P बटा 35, दिस इज इक्वल टू 0.0005। तो इस तरीके से डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.0005 इंटू 35, जो काट कुट के आएगा 0.017 mmHg। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0.017, है ना, 0.017 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? यहाँ पर लाए हुए थे ना ऑलरेडी हम, इसको घटाने पर कितना आएगा? 0.017 mmHg। तो यही हुआ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिमेंबर व्हाट इज दिस? दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दे वर आस्किंग दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होगा, तो इतना होगा। हाँ, अगर इसी में पूछा जाता कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो वो इतना आता 34.98। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसको मिटा दूं मैं? ओके, इसको मिटा करके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखना है हमको नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ pure benzene at a certain temperature
at a certain temperature is 640 mmHg. ये भी बेसिकली आईटी का ही क्वेश्चन है। mmHg उसका कर रहा है ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट solid weighing 2.175 is added to 39 gram of benzene the vapor pressure of the solution is 600 mmHg. What is the molecular weight? What is the molecular weight of the solid substance? Of the solid substance. ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको लिखते हैं। कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, माने प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 640 mmHg। और फिर कह रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जो वेट है वो कितना है 2.175 ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। वेट ऑफ बेंजीन कितना दिया है 39 ग्राम। और क्या कर रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, माने पी सॉल्यूशन बराबर कितना दे रखा है 600 mmHg ये दिया हुआ है। अब द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ना व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, मतलब सॉलिड सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होगा दे आर आस्किंग। देखो दो तरीके से आप इसको बना सकते हो, एक जिसमें बहुत लेंदी कॉम्प्लिकेशंस हो, लेंदी कैलकुलेशंस वगैरह हो, और दूसरा शॉर्टकट है ना। शॉर्टकट क्या था ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे हम कि पी ए नॉट माइनस पी ए बटा पी ए नॉट किसके बराबर था एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। यही आप सोचोगे इसी को ना एक्स भी लिख रहे थे भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही ना हो रहा था। इसको उल्टा करने पर कितना आया था पी ए नॉट बाई इसी को हमने बताया था उल्टा करके, जैसे कि पी ए नॉट बाई पी ए नॉट माइनस पी ए दिस इज इक्वल टू एन ए बाई एन बी। ऐसे करें उल्टा कर, इसी को जस्ट उल्टा करके ऐसा लाए थे और इसी में काट कूट कर करके तब हमने क्या देखा था, इसी को मतलब ऐसे लिखा था पी ए नॉट बाई पी ए नॉट माइनस पी ए दिस इज इक्वल टू दिस माइनस वन दिस इज इक्वल टू एन ए बाई एन बी, ऐसा किया था। और ये करने के बाद क्या आ गया था भाई, ये आ गया था अंत में पी ए नॉट माइनस ये पी ए बटा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट पी ए, ये बराबर आ गया था एन बी बटा सॉरी एन ए बटा एन बी, एन ए बटा एन बी। इसी को फिर उल्टा कर दीजिए तो पी ए नॉट माइनस पी ए
बटा पी ए नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एन बी बटा एन ए। हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में क्या अंतर है, इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में क्या अंतर है, ये पी ए नीचे आएगा तो पी हो जाएगा ना, कि नीचे पी ए नॉट है, इसमें क्या है, पी ए है। यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है, अंतर है। यहाँ एन बी बटा एन ए है और इसमें डाइल्यूट केस जब लीजिएगा तो एन बी प्लस एन ए मिल करके क्या हो जाएगा, एन ए के बराबर हो जाएगा, तो एन बी नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो एन बी बटा एन ए हो जाएगा, एन बी बटा एन ए। मतलब ये याद रखना है। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते अगर हम और इस फॉर्मूला का, तो दोनों में क्या होता, देखिए इसमें अगर आप इस्तेमाल करते तो बड़ा लंबा चौड़ा रास्ता हो जाता है, इसमें शॉर्टकट से बन जाएगा। इस फॉर्मूला में पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट बेंजीन है, उसका कितना है 640, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 600 डिवाइडेड बाई 600, दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। बी क्या था, बी जब हम डिराइव कर रहे थे तो उसमें मोल ऑफ सॉल्यूट था, याद रखिएगा। मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, जो कितना के बराबर है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 2.175 बटा मॉलिक्यूलर वेट, एंड एन ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है बेंजीन, 39 बटा 78। तो इसमें आप देखेंगे कि 640 में से 600 गया तो कितना बचा 40 बटा कितना 600, दिस इज इक्वल टू 2.175 बटा m इंटू 78/39। इससे ही कट गया 2 टाइम्स तो हो गया, इससे ही कट गया 2 2 जा 4, 2 30 जा 60, तो दिस इज इक्वल टू 2.175/m इंटू 2, इस 2 से ही 2 खत्म हो गया, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 2.175/30, कितना हो गया 2.175/30, तो कितना हो जाएगा 2.175 डिवाइडेड बाई 30, 0.0 नहीं, मिस्टेक हो गया क्या मेरे से कहीं, यहाँ नीचे कितना था 6 था, 2 2 या 4, 2 30 या 30, ठीक है, एंड 2 दिस बाई m इंटू 78/39, ठीक है, तो 79/39 हो गया, ये 2 से 2 ख़त्म हो गया, और ये हाँ ठीक है, तो 1/30 भी तो है इधर, तो 1/30 है ना, सॉरी थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 1/30 बराबर 2.175 बटा m, मतलब कि m इज इक्वल टू 2.175 इंटू 30, इसको मल्टीप्लाई करने दीजिए, मिस्टेक हो गया था, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो m बराबर कितना हो जाएगा 2.175 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा 65.25, कितना आ जाएगा भाई 65.25, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस हो गया, कितना हो गया 65.25। व्हाट इज दिस, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। बहुत इजी वे में कैलकुलेट हो गया, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है जिसमें डाइल्यूट के लिए भी और कंसंट्रेटेड के लिए भी यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल किया हमने। अगर इनका इस्तेमाल नहीं करके हम इसका इस्तेमाल करते तो क्या होता, अब देखिए, तो बहुत लंबा कैलकुलेशन, इसमें तो इतना ही दूर में हो गया कैलकुलेशन, और इसको करते तो देखिए क्या होता, इसको मिटा दें, इसको करते तो देखिए क्या होता, क्या फर्क पड़ता, अंतर होता। अगर आप इसको कैलकुलेशन में लेते इस फॉर्मूला को, तो पी ए नॉट कितना है बेंजीन जो 640 है, माइनस पी ए क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो 600 है बटा 640, दिस वाज मोल ऑफ बेंजीन, बेंजीन का सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.175 बटा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 0.175 बटा m एंड प्लस 39/78, ऐसा कुछ करके करते हम। तो यहाँ पर क्या होता कि इसको काटने पर कितना आ जाता 40/640, इससे ही कट जाता, दिस वाज इक्वल टू 0.175/m एंड 0.175/m एंड प्लस 39/78,
अब देखिए होता क्या, हम तो जान नहीं रहे हैं कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट मानेंगे तब ना इसको नेग्लिजिबल करेंगे हम, तो वहां पर पहुंच जाएंगे। और हम तो जान नहीं रहे हैं कि क्वेश्चन में डाइल्यूट है कि क्या है। क्वेश्चन में तो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है इसका कोई भी जिक्र नहीं है, तो इसको कैसे अपने मन से हम हटा दें। इसलिए इसको यूज करना एक तरह से ज़बरदस्ती करना होगा, और नहीं तो इसको नहीं हटाएगा तो इसको लेते हुए कैलकुलेशन करिए, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसको लेते हुए, इस टर्म को लेते हुए आगे बढ़ो m निकालने के लिए, तो काफ़ी बड़ा वो हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। और उसमें क्या हो जाएगा, उसमें उतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं होगा। ये बात समझ में आया ना, इसमें सिंपल में बन जाएगा। तो इस फॉर्मूला का यूज़, ये वाला जो यहाँ लिखे हुए थे, इसका तब हम करेंगे किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, इन डाइल्यूट और इन कंसंट्रेटेड, किसी भी कंडीशन में। और इसमें से डाइल्यूट का अलग केस बनाना पड़ता है कि Na + Nb नियरली इक्वल टू Na के बराबर ही हो जाएगा, Nb बहुत छोटा हो जाएगा, तब के लिए होता है। तो इसको मिटा दूँ मैं, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा 65.25 मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा सॉलिड सब्सटेंस का। एक्चुअली में देखिए यहाँ दो वर्ड है, एक नॉन वोलेटाइल और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ले लेने पर, जैसे कोई सॉल्यूट दे दिया NaCl, तो ये तो पानी में डिसोसिएट कर जाता है Na+ और Cl- के रूप में, तो डिसोसिएट कर जाएगा, तो वहाँ वांटो फैक्टर फिर आ जाएगा ना, वांटो फैक्टर I वो आ जाएगा, तो वहाँ अलग फिर I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए जनरली कहा जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट लो, जैसे यूरिया जो है, जिसका फॉर्मूला ये होता है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है CONH2NH2, ये यूरिया जो है, ये डिसोसिएट नहीं होता है उसकी तरह। लेकिन अगर ये यूज्ड हो जाए या फिर इसके जगह पर कैल्शियम क्लोराइड दे दे, तो वो भी तो डिसोसिएट हो जाएगा Ca2+। कोई भी सॉल्ट दे दे जो आयनिक है, जो सॉल्ट होगा वो तो डिसोसिएट होगा ही, और डिसोसिएट होगा तो फिर वहाँ आई का चक्कर आ जाएगा। इसलिए दो वर्ड लिखता है, नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसा कंपाउंड जो पानी में आयोनाइज नहीं होता हो, जैसे शुगर, जैसे ग्लूकोज, जैसे यूरिया, ये सब चीज़ें पानी में आयोनाइज नहीं होती हैं। लेकिन ये सॉल्ट सब दे दिया जाए तो पानी में तो आयोनाइज हो जाएगा, तो आई का चक्कर लग जाएगा। दैट्स वाई दे आर राइटिंग नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बढ़ता हूँ मैं आगे। इसको मिटा दूँ मैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है अब, अभी वेट कीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूट, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्या है भाई, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट the vapor pressure of a solvent decreases by 10 mm of Hg.
10 mm of Hg when a non-volatile solute was added. When a non-volatile solute, जो नॉन आयोनाइजेबल भी होगा, was added to the solvent, the mole fraction of solute solute in solution is 0.2. What would be the mole fraction of the solvent? What would be the mole fraction of solvent if decrease in vapor pressure is is 20 mm of Hg. 20 mm of Hg ऑप्शन तो बाद की बात है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, बिना पढ़े हुए तो जवाब दे नहीं सकते हम लोग। क्वेश्चन है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट decreases by 10 mm Hg when a non-volatile solute was added to the solvent. The mole fraction of solute in the solution is 0.2. What would be the mole fraction of solvent if decrease in vapor pressure is 20 mm Hg? देखिए सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है उसकी अगर हम बात करें, जनरली हम जो लिखते हैं PA0 माइनस PA बाई PA0, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऐसा लिखते हैं ना हम। अब कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाई 10 mm, माने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है 10 mm। अगर बाई PA0, अगर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन घटेगा, पहले जितना था और अब जितना है दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कह रहा है कि कितना से डिक्रीज हो गया 10 mm Hg से, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो गया 10, माने ऊपर वाला जो टर्म है इसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं और नीचे वाले डिवाइड कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा 10 बाई PA0, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो कितना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वाज एडेड टू द सॉल्वेंट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2। ये कितना है 0.2, इससे निकल जाएगा PA0 कितना हो जाएगा 10 बट्टा 0.2, मतलब कितना बोलो भाई 50, कितना हो जाएगा 50। PA0 कितना हो गया, माने प्योर सॉल्वेंट का मोल वेपर प्रेशर कितना हो गया 50 mm Hg। ये बात समझ में आ गया। अब कह रहा है इन सेकेंड कंडीशन, इन कौन कंडीशन, इन सेकेंड कंडीशन में कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज 20। मतलब अब कह रहा है कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को क्या मान लो 20, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, यही ना डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसको बोल रहे हैं हम। कितना mm हो गया 20 और PA0 कितना था 50, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया भाई x सॉल्यूट। तो ये कितना हो गया 0.4 बराबर x सॉल्यूट। बहुत सारे बच्चे ना इसको यहीं पे आंसर्स कर देंगे सीधे, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि दे आर आस्किंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का ना मोल फ्रैक्शन है 0.4, तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा 0.6।
मोल का सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 0.6। 0.6 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.4। हो गया, बन गया। तो इस तरीके से हम अगर चाहें तो क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आई होप ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन नहीं, इतना पर ही बंद करते हैं इसको हम। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें ज़रूरी इसी बात का है PA0 माइनस PA। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले शुरू में हम क्या लिखे थे? वीडियो जब शुरू कर रहे थे तो हमने बताया था कि इसको, ये जो आप लिखते हैं PA0 माइनस PA, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, जहाँ PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो PS लिखिए तो चाहे PA लिखिए तो ये तो बात तो बराबर है, बात बराबर है भाई। तो यहीं पे इस वीडियो को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ओस्टवाल्ड वॉकर प्रोसेस। उससे ये जो हम निकाले हैं ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेराइव करके मैथमेटिकली, लेबोरेटरी में ये कैसे पता चलता है, वो ओस्टवाल्ड वॉकर प्रोसेस से। तो उस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, उस पर भी रिलेटेड कुछ सवाल किया जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।